आज मैं अपने छात्र छात्राओं को BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 2 का वर्ग लेने जा रहा हूँ। आप सभी को मैंने पिछले वर्ग में महमूद गजनी के संदर्भ में चर्चा की थी और उसमें आपने देखा होगा कि 998 ईस्वी से 1030 तक उसका उपद्रव भारतीय मानचित्र पर में खास करके उत्तरी भारत पर रहा और यहाँ की शक्तियाँ उत्तरोत्तर कमज़ोर होती गई उसके आक्रमण से, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से। लेकिन 30 के बाद आज हम मोहम्मद घोरी के बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। देखते हैं कि 1175 की बात करीब 130 वर्षों का अंतराल है और इस बीच भारत के खासकर उत्तरी भारत में राजनीतिक उथल पुथल और शक्तियों का नाश और शक्तियों का, क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव साथ साथ हुआ। जब मोहम्मद घोरी गौर प्रदेश का था और उस समय वह आक्रमण क्यों किया, इसका कारण कुछ इतिहासकारों के अनुसार कि भारतीय शासकों ने, क्षेत्रीय शासकों ने उसे आमंत्रित किया था यहाँ आक्रमण करने के लिए, अथवा ख्वारिज़्म के शाह से वह गौर प्रदेश में परेशान था और अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वह विवश था भारत की ओर आने के। इन दो कारणों के बीच मोहम्मद गजनी जहाँ लुटेरा के रूप में राष्ट्रीय इतिहासकारों के लिए एक विषय वस्तु बना, वहीं मोहम्मद घोरी भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का प्रथम स्तंभ रहा। हम देखते हैं कि इस जहाँ तक ये प्रश्न आपको पूछेगा कि घोरी के आक्रमण के समय भारतीय शासकों का जो क्षेत्रीय थे, क्षेत्रीय का अर्थ ये है कि मुल्तान में कुछ, सिंध में कुछ, पंजाब में कुछ, दिल्ली और अजमेर में कुछ, कोई शासक, यहाँ कोई शासक, इस तरह से सभी, बंगाल में सेन शासक, चाहे गढ़वाल हो या चालुक्य सोलंकी हो, ये सारे क्षेत्रीय शक्ति थे जो बिखरे पड़े थे और भारत का राजनीतिक एकीकरण का स्पष्ट अभाव दिखता था। वैसी स्थिति में मोहम्मद घोरी जब एक भारत में प्रवेश करता है 1175 के आसपास, तो यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ भिन्न थी। 3 नई चीज़ों का उद्भव हुआ या सामने आया राजनीतिक परिस्थितियाँ। ये 3 क्या थी कि मुल्तान और सिंध में मुसलमानों का साम्राज्य कायम हो गया था। दिल्ली और अजमेर में चौहानों का शासन कायम था, चौहान वंश शासन कर रहा था। दूसरी ओर गढ़वाल में शासक जो थे या बंगाल में सेन शासक जो थे या गुजरात में सोलंकी चालुक्य शासक थे, ये सभी ऐसे शासक थे जो गजनी के समय और अभी के समय में प्रतिरोध देने की क्षमता रखते थे। किसी भी सैन्य आक्रमण को प्रतिरोध देने की क्षमता रखते थे, जबकि गजनी के समय में ऐसा नहीं था। इन शक्तियों के विकास के कारण ये स्थितियां बनी थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण
राजनीतिक एकीकरण का अभाव था और ये आसक्तियाँ आपस में लड़ती रहती थी, आपस में ही इनमें मनुष्य था। परिणाम स्वाभाविक है कि कमजोर रहा सैन्य शासन, सैन्य आक्रमण के सामने एक कमजोरी थी भारत के राजनीतिक इतिहास में। भारत से बाहर मोहम्मद घोरी की स्थिति की चर्चा हम कर चुके हैं कि ख्वारिज़्म का शाह उसको बार बार युद्ध करता था, परास्त करता था और घोर से उस इलाके से अपना शासन भारत की ओर करने के लिए इन विकेंद्रीकृत शक्तियों ने इसे आमंत्रित किया। ऐसा इतिहासकारों का मत है। हम अब जो भी हो, जैसे भी हो, वह जब भारत की ओर प्रवेश करता है तो वह लाहौर को केंद्र बनाकर भारत में आक्रमण करना चाहता है। लाहौर में भी वह चाहता है कि सिंध के रास्ते 1775-76 में मुल्तान एवं उच्च पर आक्रमण करता है। वहाँ उसको कोई विशेष प्रतिरोध नहीं मिलता है और वह उस क्षेत्र को विजित कर देता है। लेकिन तुरंत बाद 1178 में जब वह गुजरात पर आक्रमण करता है और वहाँ का शासक भीम सेकंड वो काफ़ी शक्तिशाली रहा उस समय था और उस जब आक्रमण करता है मोहम्मद घोरी तो बाएं दाएं दोनों सेनाओं को भीम द्वितीय की सेनाएं परास्त कर देती है। घोरी वापस ईरान लौट जाता है, गोर लौट जाता है, अपने प्रदेश को लौट जाता है। फिर 1179 में वो आता है और इस बार वह रास्ता बदल लेता है। रास्ता बदल के सिंध के रास्ते से नहीं बल्कि मुल्तान के रास्ते से वह सियालकोट और पंजाब पर आक्रमण करता है। यहाँ वह जीतता है और चूंकि गुजरात में उसकी गुहार हुई भीम द्वितीय से तो उसने अपने सेनानायकों को बंदी बना लिया और उसका मानना था कि ये सेनानायक लापरवाही के चलते हारे, इसलिए उसने अपने सेना के जो बहुत सारे डायमेंशंस हैं उस पर उसने उसको इन्हांस किया, उसको काफ़ी बलशाली बनाया, इसलिए पेशावर में उसकी जीत होती है। उसी तरह 1181 से 84 तक वह सियालकोट और पंजाब में रहकर उत्तर भारत के सभी राजाओं की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करता है। उसके उपरांत जब वह लाहौर पर अधिकार करता है तब उसकी सीमाएं टकराती काम किससे हैं तो पृथ्वीराज चौहान से, यानी चौहान वंश से उसकी सीमाएं टकराती हैं। उसकी सीमाएं टकराती हैं अजमेर और दिल्ली से, लाहौर से, और वही कारण है कि जब उसकी सीमाएं टकराती है तो वो ललकारता है पृथ्वीराज चौहान को। हम लोग कुछ किंवदंतियों में भी ऐसा सुनते हैं कि 4 मास 24 गज अंगुलस प्रमाण एते पे सुल्तान है मच्छू को चौहान। ये वही चौहान है पृथ्वीराज चौहान जो ऐतिहासिक 1191 में तराइन का युद्ध होता है। ये बठिंडा के पास का जगह है, तराइन का प्रथम युद्ध, और इसमें मोहम्मद घोरी की हार होती है, करारी हार होती है। इसका तो बाईं भाग सेना की दाहिनी टुकड़ी, मध्य अग्रणी टुकड़ी सबको तहस-नहस कर देता है चौहान। और तब यह पीछे चुके सुल्तान अपने था यह चला जाता है, फिर लौट जाता है अपने प्रदेश को और एक साल यह युद्ध की तैयारी करता है। एक साल के बाद 1192 ईस्वी में 1,20,000 घुड़सवारों के साथ तराइन के मैदान में फिर चौहान को ललकारता है और इस बार दुर्भाग्य से चौहान की पराजय होती है, पृथ्वीराज चौहान हारता है और तुर्क सल्तनत का
मुस्लिम साम्राज्य की प्रथम नींव कायर से अभ्यास करता है। यही मोहम्मद गोरी के बारे में हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। और इसका प्रभाव, अगर इसके प्रभाव की चर्चा करें तो निश्चित रूप से जब 94 में ये फिर दोबारा आता है, इससे क्या 1992 में आकर यह अपने प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि तुर्क वंश का वास्तविक संस्थापक है, ये यहाँ रहता नहीं है, तो प्रतिनिधि के रूप में छोड़ जाता है उसको। और अजमेर हो, दिल्ली हो, ग्वालियर हो, गुजरात हो, पेशावर हो, ये सारे जगहों पर अपने प्रतिनिधि को छोड़कर जाता है। लेकिन 1194 में चंद्रावत का युद्ध होता है और इसी गुजरात, जहाँ की काफी धन संपत्ति है, आर्थिक स्थिति काफी बेहतर है, सोमनाथ मंदिर पर गजनी ने भी आक्रमण किया था धन लोलुपता के चलते, लेकिन ये आर्थिक समृद्धि को साम्राज्य निर्माण में लगाना चाहता है और यह इस चंद्रावत के युद्ध में पराजय होती है भारतीय शासक की। यहाँ के बाद 95-97 में वह पुनः आता है। कंक्लूड करते हैं हम इस क्लास को कि 1205 में गोरी का ख्वारिन के शाह के साथ फिर युद्ध होता है और परास्त होता है। अब फिर 1206 में पंजाब के क्षेत्रों में खोखरों द्वारा इस पर घात लगा के हमला किया जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद स्वाभाविक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत दिल्ली सल्तनत का प्रथम संस्थापक के रूप में सामने आता है। आज हम इस क्लास में आप लोगों को इतना ही बताएंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके प्रभाव की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।